पाकिस्तान कनेक्शन भी धीरे धीरे खुल रहा है, उसने पाकिस्तान को पैनिक मोड में डाल रखा है। पाकिस्तान की सरकार, सेना, आतंकी कोई भी अभी तक ऑपरेशन सिंदूर की मार भूला नहीं है। इसलिए जैसे ही दिल्ली में ब्लास्ट की खबर आई, पाकिस्तान में हलचल बढ़ गई। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई का डर सताने लगा है। इस डर में ही कल रात में मुनीर और शहबाज ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, ऐसी खबर है। मुनीर ने सोमवार रात से ही पाकिस्तान की फौज को अलर्ट मोड में डाल दिया है। शहबाज ने भी एनएसए और डीजीआईएसआई से रात में मीटिंग की है। आज सुबह भी पाकिस्तान की सेना के हेडक्वार्टर पर हाई लेवल मीटिंग हुई है। पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के बड़े अधिकारियों ने इमरजेंसी बैठक की है और पाकिस्तान ने सभी हवाई अड्डों और एयरफील्ड को अलर्ट पर डाल दिया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स को एयर डिफेंस एक्टिव रखने का आदेश दे दिया गया है। यानी पाकिस्तान इस खौफ में है कि भारत किसी भी वक्त मारना शुरू करेगा। पाकिस्तान इसलिए भी टेंशन में है क्योंकि अभी तीनों भारतीय सेनाएं पहले से ही पाकिस्तान बॉर्डर के पास सबसे बड़ा युद्धाभ्यास त्रिशूल कर रही हैं। सेना, एयरफोर्स, नेवी सब मिलकर वॉर ड्रिल में लगी हुई हैं। भाई एक बड़ी सेना का एक बड़ा हिस्सा मोबिलाइज्ड है पाकिस्तान बॉर्डर पर। सारे वॉरशिप खड़े हैं, खाली बस बोलना है कि फोड़ो, शुरू हो जाएगा मामला। इस वॉर ड्रिल के जो वीडियो आ रहे हैं उसे देखकर ही लग रहा है कि भारत कितने बड़े जंग की तैयारी कर रहा है, जो हमने आपको पहले ही कहा था। और जमीन से लेकर आसमान और पानी के अंदर यह वॉर एक्सरसाइज चल रही है। भारतीय सेना की ऐसी तैयारी देखकर पाकिस्तान पैनिक मोड में है कि भाई एक संदेश उधर से आया और ये तो फोड़ना शुरू करेंगे। पाकिस्तान के खौफ का मीटर इसलिए भी दौड़ रहा है क्योंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह इस ब्लास्ट के जांच की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने भी खुला कह दिया कि छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान को दुनिया के सामने सबूतों के साथ बेनकाब करने का काम चल रहा है और वो सबूत क्या है आगे दिखाऊंगा। अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों से कहा है कि इस ब्लास्ट से जुड़े किसी भी दोषी को छोड़ना नहीं है, ढूंढ ढूंढ के निकालो। अमित शाह का कहना है कि जो भी इस ब्लास्ट के पीछे है वो हर व्यक्ति सुरक्षा एजेंसी का कहर झेलेगा। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आज अमित शाह ने 2 सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की। पहली मीटिंग आईबी के डायरेक्टर, एनआईए के डीजी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के अलावा गृह सचिव के साथ की। जम्मू कश्मीर के डीजीपी इसमें वर्चुअली जुड़े थे। सुबह की मीटिंग के बाद अमित शाह ने दोपहर में एक और मीटिंग की। इसमें एनएसजी के डायरेक्टर और फॉरेंसिक टीम से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने एनआईए को जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। साथ ही फॉरेंसिक टीम को ब्लास्ट साइट से मिले सैंपल को जल्द से जल्द मैच करने का निर्देश दिया है। कई लोग कह रहे हैं कि सरकार तुरंत क्यों नहीं बोल रही कि पाकिस्तान का हाथ है, जैश का हाथ है, ये है वो है। बॉस, पाकिस्तान का हाथ है, जैश का हाथ है, ये दुनिया को बताना भी पड़ेगा और इसलिए सारे सबूत, पुख्ता सबूत इकट्ठा करने के बाद ये सारी बातें ऑफिशियली देश और दुनिया के सामने रखी जाएंगी। लेकिन इधर कल दिल्ली में धमाका हुआ, उधर आज धमाके से पाकिस्तान भी दहल गया। जैसे कल दिल्ली में कार में धमाका हुआ था, आज इस्लामाबाद में वैसा ही धमाका हो गया। इस्लामाबाद में एक कोर्ट के बाहर सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ा लिया। इस धमाके में 12 लोग मारे गए हैं, 36 लोग जख्मी हुए हैं। दावा है कि सुसाइड बॉम्बर कोर्ट में घुसने की कोशिश कर रहा था लेकिन फेल हो गया, तो उसने कोर्ट के बाहर खुद को धमाके से उड़ा लिया। इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, इसलिए इस हमले को लेकर कई तरह की बातें पाकिस्तान में हो रही। कोई कह रहा है कि भारत ने अपना बदला ले लिया, कोई कह रहा है कि भारत के डर से कहीं मुनीर ने खुद ही इस्लामाबाद में ब्लास्ट तो नहीं करा लिया ताकि पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का पीड़ित दिखा सके। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस हमले के पीछे भारत में एक्टिव ग्रुप को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश भी कर दी। यानी मोटे तौर पर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने खुद ही एक बम फोड़कर दुनिया को यह दिखाने का प्रयास किया है कि देखो हम तो खुद पिट रहे हैं, ताकि उसको कुछ सिंपैथी मिल सके। दिल्ली ब्लास्ट की जब परतें खुलती जा रही हैं, पाकिस्तान बेनकाब होता जाएगा। इसलिए पाकिस्तान अभी से माहौल बना रहा है। अपने यहां हुए धमाकों का आरोप भारत पर मढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान यह जानता है कि ऐसी पैंतरेबाजी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 से उसे बचा नहीं पाएगी। इसलिए मुनीर ने अपनी सेना को भी एक्टिव किया हुआ है। पाकिस्तान से ये जो वीडियोस आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसमें सेना की मूवमेंट हो रही है, यह दावा किया जा रहा है। एक वीडियो जो आप देख रहे हैं ये बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। पाकिस्तान की सेना लाहौर से बॉर्डर की तरफ बड़े पैमाने पर मूवमेंट कर रही है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये कहते हुए कि पाकिस्तान के टैंक्स लाहौर की तरफ जा रहे हैं। अब जो भी सच्चाई हो, तुम टैंक लगाओ, जो भी लगाओ, मारेंगे तो मारेंगे। पीएम मोदी साफ कह चुके हैं कि अगली बार अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो बड़ा हमला झेलना होगा। और शायद यही वजह है कि अब आतंकी संगठन दूसरे रूट से भारत में आतंकी साजिश की प्लानिंग कर रहे हैं। भारत के खिलाफ लश्कर की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है।
बांग्लादेश के रास्ते भारत पर आतंकी हमले की साजिश का खुलासा हुआ है। लश्कर के आतंकवादियों को बांग्लादेश में ट्रेनिंग दी जा रही है, ये कहा जा रहा है। लश्कर ए तैयबा के कमांडर सैफुल्लाह सैफ का एक वीडियो भी वायरल है, जिसमें वो ये दावा कर रहा है कि हाफिज सईद बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमले की तैयारी कर रहा है। यह वीडियो 30 अक्टूबर को पाकिस्तान के खैरपुर तमीवाली में हुई रैली का बताया जा रहा है। एक बार लश्कर के कमांडर सैफुल्लाह को सुनिए। यही पुलवामा के पीछे भी जो है ये पीछे था, तो पहलगाम आतंकी हमले के पीछे भी यही था। और अब वो कह रहा है कि बांग्लादेश के जरिए जो है वो भारत पर अटैक होगा। हाफिज सईद और उसके आतंकियों को लग रहा है कि वो बांग्लादेश के रास्ते भारत में चोट पहुंचा देंगे। लेकिन आप देखिए कि बांग्लादेश सीमा पर तो भारत की ऐसी तैयारी है कि बांग्लादेश खुद तनाव में है। भारतीय वायुसेना जल्दी ही चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से लगी सीमा पर अपनी ताकत दिखाने वाली है। पूर्वोत्तर में वायुसेना का युद्धाभ्यास शुरू होने वाला है, जिसमें राफेल, तेजस गरजने वाले हैं। भारतीय वायुसेना ने 13 से 20 नवंबर तक पूर्वोत्तर में एक बड़े सैन्य अभ्यास के लिए नोटाम भी जारी कर दिया है। यानी एक तरफ भारतीय सेना पाकिस्तान बॉर्डर पर युद्धाभ्यास कर रही है, दूसरी तरफ चीन बांग्लादेश बॉर्डर पर भी मामला टाइट है। मतलब कुछ भी गड़बड़ की तो बहुत मारेंगे वाला हिसाब। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक बार दुनिया को भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ने का डर सता रहा है। सबको पता है कि भारत छोड़ेगा नहीं। अलग अलग देश अंदाजा लगा रहे हैं कि कहीं भारत पाकिस्तान पर फिर जो है वो अटैक ना कर दे। जैसे यूके ने भारत में मौजूद अपने नागरिकों के लिए जो एडवाइजरी जारी की है, उसमें साफ तौर पर कहा है कि भारत पाकिस्तान सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में यात्रा ही मत करो। जम्मू कश्मीर और मणिपुर की यात्रा नहीं करने की भी एडवाइजरी जारी की गई। तो ये सारी चीजें घटनाक्रम बता रही हैं कि पाकिस्तान पैनिक मोड में है। नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया है कि मारेंगे, लेकिन पाकिस्तान को मारना है तो सबूत लगेंगे। और वो सबूत क्या है, जांच में क्या खुलासा हुआ, अगला चैप्टर देखिए। दिल्ली धमाकों के लिए इतना विस्फोटक कहां से आया, सबसे बड़े खुलासे का चैप्टर। दिल्ली धमाके की जांच की एक एक डिटेल और वो ग्राउंड रिपोर्ट जो आपको पूरा सच बताएगी, अब वो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, दिमाग के तार हिला देने वाली बातें सामने आ रही हैं। नए सबूत, नए वीडियो सबको हैरान कर रहे हैं। इस केस की जांच में सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब उस i20 कार का वीडियो मिल गया जिस कार में विस्फोटक था। ये वो कार है और ये वो शख्स। आप देखिए कि सीसीटीवी फुटेज में i20 कार दोपहर 3:19 पर लाल किले की पार्किंग में एंट्री करती हुई दिखाई दे रही। धमाके वाली कार जब पार्किंग में जा रही है तो उसमें कुछ लोग भी बैठे दिख रहे हैं। इस तस्वीर में तो साफ नहीं हो पाया कि कार में कौन था। इसके बाद पार्किंग से कार के एग्जिट होने का भी वीडियो मिला। यह कार शाम 6:23 पर वहां से निकलती है। उस वक्त ड्राइवर ने जब पैसे देने के लिए हाथ बाहर निकाला तो उसका चेहरा नजर आता है। जो आदमी इस कार को चला रहा था उसका नाम डॉक्टर उमर बताया गया है और उस वक्त उस कार में और कोई नहीं दिख रहा है। कार के ड्राइवर की शक्ल इससे मेल खाती दिख रही है। ये तस्वीरें आप देखिए। कार सवार जिसकी मौत हुई उसका डीएनए टेस्ट पुलिस करवाने जा रही है, जिसके बाद पुष्टि होगी कि कार में डॉक्टर उमर ही सवार था या नहीं था। यह कार धमाके से पहले कई और इलाके में दिखी थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, ये देखिए इसमें कोई नहीं बैठा हुआ है, सिर्फ ड्राइवर दिख रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जांच टीमों को यह कार दरियागंज, लाल किला क्षेत्र, कश्मीरी गेट और सुनहरी मस्जिद इलाके में भी दिखाई दी थी। लाल किले में जहां आतंकियों ने धमाके से पहले इस कार को पार्क किया था, वहां से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि किस तरह से यह कार जो है वो धमाके के एरिया तक पहुंची। सबसे पहली बात जो निकल के सामने आ रही है वो ये पता चला है कि इसी सुनहरी मस्जिद पार्किंग के पास जो गाड़ी है वो 3 घंटे तक खड़ी थी। जो पार्किंग आप देख रहे हैं यहीं पे वो जो गाड़ी है वो 3 घंटे तक खड़ी थी और यहीं से जो गाड़ी है वो फिर यहां से निकली थी और उसके बाद जो ब्लास्ट वाला स्पॉट है वहां तक पहुंची थी। जो सीसीटीवी का जो फुटेज है, जो फोटो है, उसमें साफ तौर पर अगर टाइमिंग आप देखेंगे तो उसमें पहले एंट्री करते हुए जो गाड़ी है वो इसी पार्किंग लॉट की बताई जा रही है और उसके बाद यहीं से जो गाड़ी है वो यहां से एग्जिट करती है। अब देखिए यहां पर जो एनएसजी की टीम है वो भी यहां पर पहुंची हुई है। एनएसजी की जो टीम है वो आपको यहां पर नजर आएगी। एनएसजी की टीम यहां पर अब पार्किंग लॉट में जाते हुए आपको यहां पर नजर आएगी। एनएसजी की टीम पूरे इक्विपमेंट्स के साथ, ये देखिए यहां पर जो तमाम जो साजो सामान है एनएसजी जो साथ में लेकर चलती है, चाहे जांच करने की बात करें या फिर जो टेस्ट करती है एनएसजी। i20 गाड़ी का जो डॉक्टर उमर नाम का संदिग्ध चला रहा था उसके बारे में जो डिटेल सामने आई है वो भी आपको बताऊंगा। और ऐसे कई डॉक्टर हैं जिनकी धरपकड़ दिल्ली ब्लास्ट केस में हुई है। लेकिन पहले आप ये देखिए कि जिस i20 गाड़ी में ब्लास्ट हुआ उसने 10 नवंबर को कैसे 11 घंटे का सफर पूरा किया। यह कार फरीदाबाद से लाल किले की तरफ करीब 11 घंटे पहले निकली थी और रास्ते में कई जगहों से गुजरी।
सोमवार को बताया जा रहा है कि सुबह 7:30 बजे कार फरीदाबाद के एशियन अस्पताल के बाहर सबसे पहले दिखाई दी। इसके बाद सुबह 8:13 पर यह कार बदरपुर टोल पार करके दिल्ली में दाखिल हुई। सुबह 8:20 पर कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप के करीब में नजर आती है। 3:19 पर कार लाल किला परिसर के पास बनी पार्किंग में दिखती है। लाल किले की पार्किंग में धमाके वाली कार करीब 3 घंटे तक पार्क रही। शाम 6:22 पर कार पार्किंग से बाहर निकलती है और लाल किले की तरफ बढ़ती है और सिर्फ 24 मिनट बाद यानी शाम 6:52 पर चलते चलते कार में जोरदार धमाका हो जाता है। डॉक्टर उमर दिल्ली ब्लास्ट केस में सबसे अहम किरदार बनकर सामने आया। धमाके से 3 घंटे पहले उमर कहां था, क्या कर रहा था, इसकी पूरी डिटेल खंगाली जा रही है। पुलिस को जो सुराग मिल रहे हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं वो भी समझिए। ब्लास्ट से पहले i20 कार 3 घंटे पार्किंग में खड़ी रही। कहा जा रहा है कि पार्किंग में कार में बैठा हुआ शख्स बाहर ही नहीं निकला, वो 3 घंटे गाड़ी में बैठा रहा। सीसीटीवी फुटेज में भी मास्क वाला शख्स कार चलाता दिख रहा है। एजेंसियां जांच कर रही हैं कि क्या किसी से वो निर्देश ले रहा था या आतंकी उमर किसी के निर्देश का इंतजार कर रहा था। भाई गाड़ी में 3 घंटे बैठ के क्या कर रहा था? मरने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा होगा। कहा जा रहा है कि क्या वो हैंडलर्स का इंतजार कर रहा था कि वो अगला आदेश दें कि क्या करना है। उमर को कोई स्लीपर सेल या लॉजिस्टिक सपोर्ट का इंतजार था, इसलिए वो 3 घंटे बैठा रहा पार्किंग में। क्या आतंकी उमर ने 3 घंटे के दौरान किसी से मुलाकात तो नहीं की? यह भी हो सकता है कि आतंकी उमर इलाके की रेकी कर रहा हो या वो पीक आवर का इंतजार कर रहा हो जब धमाके में से ज्यादा नुकसान हो, यह भी हो सकता है। जांच एजेंसियां आसपास के इलाके का डंप डेटा निकलवा रही, जिससे यह पता लगा पाएंगी कि धमाके के समय मौके पर कितने मोबाइल नंबर सक्रिय थे और किस नंबर से किसे कॉल जा रही थी, ताकि पता चले कि डॉक्टर उमर के साथ उस वक्त वहां मौजूद कोई और शख्स कनेक्ट तो नहीं था और कोई दिशा निर्देश तो नहीं दे रहा था। आप यह भी देखिए कि इस i20 कार का पोल्यूशन भी चेक करवाया गया था। ब्लास्ट से 11 दिन पहले 29 अक्टूबर का यह वीडियो एक पोल्यूशन कंट्रोल सेंटर का है। शाम को 4:20 पर धमाके वाली कार की पोल्यूशन की चेकिंग चल रही है। आप देखिए वीडियो में कार में सवार 3 लोग नजर आ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब इस वीडियो की भी जांच कर रही हैं। अब उसको लगा होगा कि दिल्ली जाना है तो भैया पोल्यूशन चेक करा लो, पता चला पोल्यूशन के चक्कर में, पोल्यूशन सर्टिफिकेट के चक्कर में पकड़ा है तो सब पकड़ा जाएगा। जांच एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन इस एंगल से भी हो रही है कि क्या दिल्ली में हुआ धमाका फिदायीन हमला तो नहीं था। इस एंगल से जांच क्यों हो रही है वो भी आपको बताता हूं। धमाके में इस्तेमाल i20 कार के मालिक कई बार बदल गए। फर्जी आईडी पर कार की ओनरशिप के कई ट्रांसफर हुए। कार की ओनरशिप को बार बार बदलना आतंकी हमलों में इस्तेमाल करने का आम तरीका है। आत्मघाती आतंकवादी कार बम हमलों के लिए यह तरीका अपनाते रहे हैं। धमाके वाली i20 कार को ही 7 बार खरीदा और बेचा गया। i20 कार गुरुग्राम में सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी। सलमान कार को ओखला के रहने वाले देवेंद्र